हेलो, आई एम विवेक और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली गॉस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था। आज हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जान चुके हैं, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ डेफिनेशन फटाफट कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0 to the total charge enclosed, ये याद रखना है, ठीक है। टोटल चार्ज एनक्लोज, यानी गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि टोटल फ्लक्स जो होगा ना ओवर अ क्लोज सरफेस मतलब ये इंटीग्रल लगा दिया क्लोज सरफेस का, कोई भी क्लोज सरफेस। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स को हम कैसे लिखते थे, आपको ध्यान हो, ई डी एस, बिल्कुल सही, ई डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कौन कहता है, ये कहते हैं अपने गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना किसी भी क्लोज सरफेस में, वो हमेशा कितना होगा, 1/ε0 टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये जो चार्ज है ना, ये क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, इसको समझेंगे अभी, बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसके बीच में क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज के चलते फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो इतना होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम ये कह रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस में चार्ज के चलते टोटल फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। चलिए अब मैंने बोल दिया, एग्जांपल समझिए कि मैंने बोला कि ये मेरा है Q1, ठीक है, ये है मेरा Q1 जो कि क्या है, पॉजिटिव। ये है मेरा माइनस का Q2, ठीक, और बोल रहे हैं कि बताइए इसके चलते नेट फ्लक्स कितना होने वाला है। तो भाई फ्लक्स तो वही होगा, जो फ्लक्स होगा ना, फ्लक्स को आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई, आपको पता था। तो टोटल जो फ्लक्स होगा, फाई ई, जो टोटल फ्लक्स निकल के आ रहा है, वो किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, Q1 और Q2 दोनों हैं, तो कैसे हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज लेना है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना है कि टोटल चार्ज। अब मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक और चार्ज है मेरा Q3 प्लस का, अब इसका बताइए। तो भाई Q3 तो क्लोज सरफेस में है ही नहीं, वो तो सरफेस के बाहर है, तो उसके चलते फ्लक्स कितना होगा, तो Q3 के चलते जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। तो Q3 के चलते कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो क्या ध्यान रखना है कि जो चार्ज होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस में जो चार्ज होता है उसके चलते फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट, ओके। चलिए एक चीज और समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और बच्चों की कंफ्यूजन भी होता है उसमें, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने बोला, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही, कि मेरा कोई ये सरफेस है, ठीक है, कोई मेरा ये सरफेस है, यहाँ पे कोई चार्ज Q है, पॉजिटिव का चार्ज, ये कोई पॉइंट P है, लेट्स पॉइंट P, इस पे मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे पता करना है कि इस पूरे में फ्लक्स कितना होगा, इस चार्ज के चलते यहाँ पे फ्लक्स कितना होने वाला है। तो आपको तो पता है ये फ्लक्स कितना होगा, 0, हाँ जी बिल्कुल, फ्लक्स कितना होगा, 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, 0, गॉस थ्योरम से। क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम से हमें पता है कि चार्ज तो भाई अंदर होना चाहिए, तो बाहर है। लेकिन यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होगा, तो आप बोलोगे नहीं 0 तो नहीं है। क्यों नहीं 0 है भाई, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एक चार्ज के चलते पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम जानते हैं दैट इज KQ अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस R²। ये तो हम पढ़ चुके हैं सब, समझ रहे इस चीज को। तो कई का कहना ये होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो दिस इम्प्लाइज कि फ्लक्स भी 0 होगा। ये बात सही है,
ये बात सही है, लेकिन ये कहना कि अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। इस चीज़ को समझना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सभी चार्जेस के चलते निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम सभी चार्ज के चलते निकालते हैं, लेकिन जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ जो चार्ज अंदर होते हैं क्लोज सरफेस में उनके चलते निकलता है। तो ये कह देना कि फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ये नहीं। ये आता है क्वेश्चन कंसेप्ट में, पूछा जाता है आपसे कभी कभी कि बताइए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा क्या? अगर फ्लक्स जीरो है तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फ्लक्स जीरो जरूर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, उससे पहले एक चीज़ और मैं समझा दूं आपको ताकि इसको ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम कहाँ वैलिड होता है? तो गॉस थ्योरम के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। क्या कंडीशंस? कंडीशन फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, उसकी कुछ अजम्पशंस है, कंडीशन है। पहला कि सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा क्या है कि जो हम चार्ज निकालेंगे ना जी क्यू, वो हमेशा क्यू नेट होना चाहिए। नेट चार्ज अभी निकाला था ना, Q1 Q2 दो पॉजिटिव दोनों के चलते निकाला था, तो नेट चार्ज निकालना चाहिए था। ठीक है, ओके। और जो दूसरा है ये नेट, जो Q नेट है या इसी को आप बोलते हो Q इनसाइड, ठीक है, Q नेट या Q इनसाइड क्लोज्ड बॉडी के अंदर होना चाहिए। क्लोज्ड बॉडी, ठीक है, इनसाइड कितना क्लोज्ड बॉडी के अंदर है। अगला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें हर चार्जेस के चलते कंसीडर करना है। ठीक है, इस चीज को समझ में रखना है। जो तीसरी चीज अभी मैंने लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, वो क्या थी? इसको चौथी कर लेते हैं, ये मेरी तीसरी थी। तो फोर्थ चीज क्या है कि अगर फ्लक्स जीरो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो ये इंप्लाई नहीं करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स पक्का जीरो होगा। ठीक है, इस चार चीज़ों को समझ के रखना है हमें। ठीक है, अब चलिए, अब हम बहुत अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए वो। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर लेता हूं मैं और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको हम कोशिश करते हैं करने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बताएंगे कंसेप्ट वही लगाना है जो मैंने भी लिखा है। मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, बोल रहा है कि इसके चलते बताइए फ्लक्स कितना होगा। इसके चलते फ्लक्स कितना होगा? सिंपल। तो गॉस थ्योरम क्या कहता था कि टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। तो भैया क्लोज सरफेस है, हाँ जी बिल्कुल क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो इसका टोटल फ्लक्स होगा वो कितना निकल के आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। ठीक है, ये केस नंबर 1 कंप्लीट। अब दूसरे केस की तरफ बढ़िए। अगर मैंने इसी चीज को बोल दिया कि आपको ऐसे दे रखा है, यहां पे एक चार्ज दे रखा है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसके चलते बताइए कितना फ्लक्स होगा। क्लोज्ड है नहीं, ये तो यहां से तो ओपन है, तो कैसे बताएंगे इसके चलते फ्लक्स कितना होगा? चार्ज तो है इसमें। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, उसको आप ध्यान से रखिएगा। गॉस थ्योरम को जब भी आप अप्लाई करेंगे ना, तो दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, गॉस लॉ प्लस सिमेट्रिसिटी मिलके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गॉस लॉ में जब भी अनकंप्लीट कोई क्वेश्चन दिखे, अनकंप्लीट क्वेश्चन नहीं, कोई अनकंप्लीट शेप दिखे जिसमें आपको पता ही नहीं लग रहा है कि हाँ भाई ये क्लोज्ड है, क्लोज तो है नहीं दिख रहा है, साफ साफ ओपन है, तो इसका कैसे निकालना है? तो उसमें हमेशा हमें सिमेट्रिसिटी को यूज करना है। सिमेट्रिसिटी को अगर आप यूज करेंगे, उसको अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी सिमेट्रिसिटी ले लूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, सिमेट्रिसिटी ले ली मैंने। अब तो ये पूरा क्लोज सरफेस एज्यूम कर लो, सिमेट्रिक लिया है ना इसका, नीचे जैसे ऊपर तो वैसे ही नीचे बना दिया है, तो इसको एज्यूम करिए। तो इस पूरे के चलते अगर मैं फ्लक्स पूछता तो आप फटाफट बता देते, हाँ भाई क्लोज सरफेस है, बीच में चार्ज है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा।
समझे? हमें अब क्या करना है, हमें निकालना तो सिर्फ इसका है, इसका सिर्फ निकालना है, इसका तो है नहीं। तो जब इसका इतना है तो आधे का कितना हो जाएगा, Q/2F∠0। ये बात समझ आई? कैसे कि यहाँ पे कोई सिमेट्रिसिटी नहीं थी, हमने एक सिमेट्रिसिटी बना दी, और इस पूरे के चलते तो Q/F∠0 होता है, ये तो गॉस थ्योरम कहता है हमें। तो इसके आधे के चलते कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतने का निकालना है, तो वो हो जाएगा हाफ, तो Q/2F∠0। बिल्कुल समझ आया होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज का जो मैंने ये बनाया है क्लास, वो इसको समझाने के लिए बनाया बेसिकली, कि आप इन सब स्ट्रक्चर्स को समझ पाएँ अच्छे से। चलिए अब थोड़ी क्यूब की बात करते हैं। ये मेरा कोई क्यूब है, क्यूब में बहुत सारे केसेस हैं, तो सभी को डिस्कस करने वाले हैं हम, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड दूर हो जाए। देखिए मैंने बोला कि ये मेरा कोई क्यूब है, यहाँ पे मैंने बीच में चार्ज रखा है, बीच में क्या रखा है, चार्ज रखा हुआ है। तो जब मैंने बीच में चार्ज रखा हुआ है तब तो ये चार्ज क्लोज्ड है, बिल्कुल समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे समझना है इसको, ठीक है? तो समझने के लिए मैं दो चीज़ लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए ये चीज़। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे कोई दो क्यूब है, ठीक है, बीच में चार्ज है, इसके बीच में ऐसे, तो जैसे मेरा ये मार्कर हो गया, ठीक है, तो ये मार्कर, अब ये इसको ऐसे मैंने कर दिया, तो बीच में चार्ज है, चारों बगल से क्लोज्ड है ये, तो इसके चक्कर में, क्लोज सरफेस के चक्कर में तो हम लोगों को पता ही है कि कितना होता है। तो अगर बीच में चार्ज है तो इसके चलते कितना फ्लक्स होने वाला है, तो इसके चलते जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, Q/F∠0। इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि ये तो गॉस कहता ही है कि अगर क्लोज सरफेस हो, बीच में चार्ज रखा हो, तो Q/F∠0 होता है। अब पूछा गया ईच फेस के थ्रू बताइए, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ठीक है, ईच फेस कि सभी फेस से बताइए कितना होगा, ठीक है। तो बीच में कितना है इसका, Q/F∠0। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं टोटल, 6, तो हर फेस से कितना होगा टोटल। अगर क्यूब है, मैंने बोला कि टोटल क्यूब है, अभी सिमेट्रिसिटी लिया था हमने, तो मैंने बोला पूरे का क्यूब है, तो आधे का कितना हो गया था, हाफ। तो वैसे ही अगर पूरे में चार्ज Q/F∠0 है तो सभी फेसेस को कितना मिलेगा, 1/6, एक एक पार्ट मिलेगा ना सबको, 1/6 1/6 1/6। तो ईच फेस के थ्रू कितना हो जाने वाला है, Q/6 एप्सिलॉन।